भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की नींव किसने रखी? अधिकतम लोग बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू और कुछ अति बुद्धिमान लोग पीसी महालानोबिस का नाम भी लेंगे। ये सत्य है, परंतु कुछ ही हद तक। 1945 में जिस व्यक्ति ने भारत के अर्थतंत्र को एक नई दिशा देने का प्रयास किया था, उसके बारे में आज भी अधिकतम लोग अनभिज्ञ हैं और ये भी नहीं जानते कि इनका एक समृद्ध क्रांतिकारी इतिहास भी रहा है। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य मानवेंद्र नाथ राय बने, कैसे उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उसकी अर्थतंत्र पर गहरा प्रभाव डाला और कैसे वे उसी विचारधारा से विमुक्त और मोहभंग हो गए जिसके लिए उन्होंने काफी कुछ दांव पर लगाया था। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 21 मार्च 1887 को बंगाल के उत्तरी 24 परगना में स्थित अरबेलिया ग्राम में जन्मे एम.एन. रॉय का मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। वे शाक्त ब्राह्मणों के परिवार में जन्मे थे। जब ये युवावस्था तक पहुंचे तो बंगाल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। लॉर्ड कर्जन ने बिना सोचे समझे बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। तत्कालीन बंगाल में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लहर चल रही थी। ऐसे समय में राजनीतिक बोध होना स्वाभाविक था। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में ही वे राष्ट्रवादी विचारों के संपर्क में आ गए। एम.एन. रॉय के जीवनी लेखक मुंशी और दीक्षित के अनुसार रॉय का जीवन स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद से प्रभावित रहा। इन संतों और सुधारकों के अतिरिक्त उनके जीवन पर विपिन चंद्र पाल और विनायक दामोदर सावरकर का अमिट प्रभाव पड़ा। शिक्षण के आरंभिक काल में ही एम.एन. रॉय क्रांतिकारी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। यही कारण है कि आप मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। 1908 में अंग्रेजों की धरपकड़ के चलते कई क्रांतिकारियों को हिरासत में लिया गया, परंतु यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य सहित कई ऐसे भी थे जो वर्षों तक अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आ पाए। यतीन्द्र नाथ यानी बाघ जतिन के कार्यशैली से नरेंद्र नाथ काफी प्रभावित थे और उन्हें वो गुरु मानने लगे थे। जब गदर आंदोलन हेतु कुछ कार्यकर्ता चुने गए जो विदेश से फंड ला सकें, तो उसमें नरेंद्र नाथ को भी चयनित किया गया। इसी के अंतर्गत उन्हें इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर भेजा गया। जावा सुमात्रा से अमेरिका पहुंच गए और वहां आतंकवादी गतिविधियों का त्याग कर मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बन गए। उनके विचारों की यात्रा का आरंभ अमेरिका में मार्क्सवादी विचारधारा से हुआ, क्योंकि उस समय वे लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। मैक्सिको की क्रांति में उन्होंने ऐतिहासिक योगदान दिया, जिससे उनकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। इनके कार्यों से प्रभावित होकर थर्ड इंटरनेशनल में उनको आमंत्रित किया गया था और उन्हें उसके अध्यक्ष मंडल में स्थान दिया गया। इन्हें दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म के प्रचार प्रसार हेतु चुना गया। परंतु एम.एन. रॉय की एक और विशेषता थी, वे किसी एक विचारधारा से बंधकर नहीं रहना चाहते थे। उनका मानना था कि उन्होंने विचारों की भौतिकवादी आधार, भूमि और मानव के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजनों के मध्य समन्वय करना आवश्यक समझा। जहां उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की कटु आलोचना की, वहीं मार्क्सवादी की आलोचना में भी पीछे नहीं रहे। राय ने संपूर्ण मानवीय दर्शन की खोज के परिवर्तन के क्रम में ये निष्कर्ष निकाला कि विश्व की प्रचलित आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियां मानव के समग्र कल्याण को सुनिश्चित नहीं करती। पूंजीवादी, मार्क्सवादी, गांधीवाद या अन्य विचारों में उन्होंने ऐसे तत्वों को ढूंढ निकाला जो किसी न किसी रूप में मानव की सत्ता, स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाते हैं। लेनिन की मृत्यु के पश्चात एम.एन. रॉय को शनि आभास होने लगा कि कम्युनिज्म केवल नाम के लिए मानव शोषण एवं निर्धनता के विनाश की बातें करता है। असल में वो एक विचारधारा को दूसरे विचारधारा से रिप्लेस करने पर उतारू है, जहां ना संस्कृति के लिए कोई स्थान है और ना स्वच्छंद विचारों के लिए। सन 1927 ईस्वी में चीनी क्रांति के समय इन्हें वहां भेजा गया, तो इनके मुखर एवं स्वतंत्र विचारों से वहां के नेता सहमत ना हो सके और मतभेद उत्पन्न हो गए। रूसी नेता इस पर इनसे क्रोधित हो गए और स्टालिन के राजनीतिक कोप का इनको शिकार बनना पड़ा। विदेशों में इनकी हत्या का कुचक्र चला, परंतु एम.एन. रॉय का बाल भी बाका नहीं हुआ, लेकिन कम्युनिज्म से उनका मोहभंग प्रारंभ हो चुका था। ब्रिटिश सरकार की गुप्तचर इन पर कड़ी नजर रखे हुए थे, फिर भी 1930 में ये गुप्त रूप से भारत लौटने में सफल हो गए। मुंबई आकर इन्होंने डॉक्टर महमूद के नाम से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। 1931 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 वर्षों तक कारावास जीवन बिताने पर 20 नवंबर 1936 को जेल से मुक्त हो गए। कांग्रेस की नीतियों से इनका मतभेद हो चुका था, यहाँ तक कि इनकी क्रांतिकारी योजना यानी
पीपल्स प्लान को भी कई नेताओं ने अपनी स्वीकृति नहीं दी। बाद में अपने सिद्धांत पर आधारित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना इन्होंने की। सक्रिय राजनीति से अवकाश ग्रहण कर ये जीवन के अंतिम दिनों में देहरादून में रहने लगे और यहीं 25 जनवरी 1954 को इनका निधन हो गया। ये दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में आज भी हमारे इतिहास के पुस्तकों में अध्याय तो छोड़िए एक लाइन तक नहीं लिखी गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।